डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ड्राइंग की। ड्राइंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे लेसन संख्या 2 और उसमें हम पढ़ रहे थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें किस प्रकार की कलात्मक चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे थे कि वहाँ की जो कलात्मक चीज़ें हैं जिसमें मृतबांड हो, मोहरे हो, टेराकोटा हो या आभूषण हो, और हम आभूषण की बात कर रहे थे। आभूषण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ के आभूषण मिलते हैं। उन आभूषण की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे कि आभूषण के अंतर्गत वहाँ पर हमें बहुमूल्य धातुओं के आभूषण मिले हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें और रत्नों या हड्डी या पक्की मिट्टी के भी आभूषण मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें वहाँ गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय जो पुरुष और स्त्रियाँ हैं वो आभूषण है वो समान रूप से पहनते थे। हार हैं, फीता है, बाजूबंद, अंगूठियाँ हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्या क्या वो पहनते थे आराम से आप याद कर सकते हो उसको कि किस प्रकार से वो पहनते थे। तो हमने देखा कि स्त्री पुरुष समान रूप से आभूषण पहनते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे लिखा है पर करधनिया मतलब कमर पर, बूंदे जो कर्णफूल यानी कानों में पहनने वाले, और पैरों के कड़े या पैजनियाँ स्त्रियाँ ही पहनती थी। कमर पर, कानों में और पैरों में, जिसको पैजनियाँ भी कहते थे, ये केवल स्त्रियाँ ही पहनती थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लिखा है कि मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं। जब हम मोहनजोदड़ो और लोथल की खुदाई करते हैं तो हमें खूब सारे वहाँ पर ये आभूषण मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो बड़ी बात है कि उस समय हमें इस प्रकार के आभूषण मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लिखा है कि जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, सोने और मूल्यवान जो नग हैं उनके हार, तांबे के कड़े, मन के सोने के कुंडल, बूंदे या झुमके और शीर्ष आभूषण मतलब सिर पर पहनने वाले, माथे के ऊपर लटकने और बटने और सेल खड़ी के मन के बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। ये हमें वहाँ पर मिलती हैं इस प्रकार की चीज़ें। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जो बहुमूल्य आभूषण हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। फिर लिखा है कि सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पूरा स्थल पर एक कब्रिस्तान ने शवाधान पाया जहाँ शवों को गहनों के साथ में दफनाया गया है। एक बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा के अंदर, कहाँ पर, हरियाणा के अंदर ये जगह है फरमाना, जहाँ पर हमें एक कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान। और जहाँ पर उस शव के साथ में, मरे हुए व्यक्ति के साथ में गहने दफनाए गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आपको याद करनी है कि किस प्रकार से गहने दफनाए गए हैं उनके साथ में। तो ये बात जरूर आप याद करें। आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है सनूदड़ों और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था। इन जगहों पर हमें कार्यशाला यानी ऐसी जगह जहाँ पर काम होता था, और जब हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर मनके बनाने के उद्योग हैं और काफ़ी बढ़िया विकसित हुए हुए ऐसे उद्योग मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ी विचार करने वाली बात है कि इस प्रकार के उद्योग हमें वहाँ पर मिलते हैं।
तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपना ये आभूषण बनाने का काम करते थे। तो समझने वाली बात है, ठीक है। आगे लिखा है, मन के कार्नेलियस, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजबरमणि आदि के बने होते थे, ठीक है। किन किन के, जो मैंने आपको बताया है कि इसके अंतर्गत जो कार्नेलियस हैं और जमुनियन, ये देखो विदेशी पत्थर है, उन पत्थरों के अलग अलग मनके बनाए जाते थे, ठीक है। इनकी अलग अलग चमक होती थी। बाकी सब आप जानते हो, मन के जैसे कार्नेलियस, जमुनिया, सूर्यकांति अलग अलग प्रकार के रंग हैं। कोई ब्लू कलर का है, जैसे लार्ज वर्ज लाल कलर का है, बढ़िया। जमुनिया जामुन कलर का है, सूर्यकांत सूर्य जैसे रोशनी का है। इस पर ठीक कांचमणि, ठीक है, कांचमणि ने कांच कलर जैसा। सेलखड़ी तो आपको बताई है, फिरोजा भी कलर का है हल्का। इस प्रकार के मणि हमें खूब मिलते हैं, तो ये ध्यान रखनी है आपको कि किस प्रकार के मणि हमें इस प्रकार से उस समय के मिलते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं कि आभूषण के अंदर क्या क्या पहनते थे वो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे लिखा है, इसके अलावा तांबा, कांसा, सोने जैसे धातु और संग सीपियाँ और पक्की मिट्टी भी मनके बनाने में काम आती थी। देखो इन चीज़ों से, ये जो आभूषण है, मूल्यवान पत्थर है, इनसे तो बनते थे। तांबा है, कांसा है, सोना है, शंख और जो सीपी समुद्र चीज़ें हैं, पकी हुई मिट्टी, इनके भी बनते थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होगी कि किस प्रकार से ये चीज़ें बनती थी। आप इनको याद कर रखेंगे, ठीक है। मन के तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। मन के हैं वो अलग अलग रूप और आकार के होते थे। अगर हम रूप और आकार के देखें तो कोई तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा का मतलब समझते हो ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार के जो तस्तरी नुमा होते हैं, इस प्रकार के भी मन के मिलते हैं। और अगर और देखें तो बेलनाकार जानते हो, गोल हैं, ढोलकाकार, ढोलकाकार समझते हो ना, ढोलक के आकार का। तो कोई खड़े, कई खड़े खंडों में विभाजित हैं, अलग अलग भागों में विभाजित हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने हैं। कुछ ऐसे मनके हैं जो दो तीन पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि दो तीन पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया है इन मनकों को। दो बड़ी विशेषता है इनकी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा गया है। कुछ ऐसे पत्थर इनमें सोने का आवरण चढ़ाया हुआ है। कुछ को काट कर या रंग कर सुंदर बनाया गया है। कुछ पत्थर को काटा है, उस पर कलर किया है, फिर उसको बनाया है। तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे हुए हैं, कुछ डिजाइन बनी हुई हैं कुछ पत्थरों के ऊपर। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग किया गया है। जो ये मनके बनाए हैं अलग अलग डिजाइनों के, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया गया है जो बहुत विश्वसनीय और उल्लेखनीय है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होगी कि कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। आगे लिखा है, हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे। जो हड़प्पा के लोग हैं वो जानवरों में बंदर हैं और गिलहरियाँ, इनकी विशेष वो बनाते थे।
ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एकदम असली जैसे दिखाई देते थे, कैसे एकदम असली। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। इनका जो प्रयोग है वो पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। किनका? इन आभूषणों का प्रयोग, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियाँ भी मिली हैं। इस प्रकार से अलग अलग चक्रियाँ मिली हुई हैं। अगर उनकी बात करें तो गोल गोल अगर हम देखें तो इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार की चक्रियाँ मिली हुई हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई हुई बहुत प्रचलित थी। इस प्रकार की चक्रियाँ जो मिली हैं जिसे वो ऊन का प्रयोग करते थे उनकी कताई के लिए, तो ये बात समझने वाली है। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय भी इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता था। फिर लिखा है कि गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। गरीब लोग हैं वो भी इस प्रकार का काम करते थे और अमीर लोग हैं वो भी इस प्रकार का काम करते थे सामान्य रूप से। ये तथ्य इन बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रियाँ मिट्टी और सीपियों की बनी होती थी। इस प्रकार की जो चक्रियाँ हैं गोल, जो कपास में काम आती थी, ये किससे बनी? या तो मिट्टी या सीपियों की बनी होती थी, समुद्री जो सीपियाँ होती हैं उनसे। इसके अलावा पुरुष और स्त्रियाँ धोती शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। पुरुष और जो स्त्रियाँ हैं वो धोती और शॉल अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसके अंतर्गत आप जानते हो कि इस प्रकार की चीज़ें थी जिसकी मैंने अभी बात की आपके सामने, कि शॉल है वो दाएं कंधे के ऊपर से और बाएं कंधे के नीचे से ओढ़ी जाती थी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब आप देख सकते हो नीचे किस प्रकार के मनके हैं। अगर उन मनकों की बात करें तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन से मनके आपको दिखाई दे रहे हैं। खूब सारे मनके दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार की तरस्ती नुमा, ये अलग प्रकार की डिजाइन, गोल, ये बेलनाकार हैं, इस प्रकार की हमको वहाँ पर मिलती हैं। तो ये मोती और आभूषण हैं, ठीक है। तो हम आभूषण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम नर्तक की मूर्तियाँ। किताब से पढ़ रहे हैं तो नर्तक की जो मूर्ति हैं वो किस प्रकार के मिली हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। तो आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो अगर हम देखें तो लिखा है कि सिंधु घाटी की कलाकृतियाँ, सिंधु घाटी की कलाकृतियाँ या कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है। जब सिंधु घाटी की हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि वहाँ पर एक ऐसी मूर्ति मिली है नर्तकी की जो नाचती हुई है लड़की, वो भी कांस्य धातु की है। कौन सी धातु की? कांस्य धातु की है। तो ये बात आपको समझनी है और मेरे हिसाब से याद भी हो गई होगी कि इस प्रकार की मूर्ति मिलती है वहाँ पर। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे कि इसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 4 इंच की। आपको साथ में मूर्ति दिखाई दे रही होगी, ये देखो। तो इसकी साइज हाइट कितनी है? तो 4 इंच की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मोहनजोदड़ो में पाई गई मूर्ति तत्कालीन ढलाई
कला का एक उत्तम नमूना है। ये जो मोहनजोदड़ो में मूर्ति मिली है कांस्य के नर्तकी की, ये इसकी ढलाई देखते हैं तो एक उत्तम श्रेणी की आती है। उस समय कितने बढ़िया ढंग से बने, इतने पुराने समय में इंसानों ने, व्यक्तियों ने, तो बड़ी विचार करने वाली बात है, ये आप समझ भी सकते हो। ठीक है। उसके बाद लिखा है नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। इसका कलर कैसा बताया है, जब इसको रंगीन देखेंगे तो आप सांवला कलर दिखाया है, न गोरा न ज़्यादा काला, ये भी ध्यान रखना है आपको। वह लगभग निर्वस्त्र है, कोई खास कपड़े नहीं पहने हुए हैं, और उसके लंबे केस सिर के नीचे, सिर के पीछे एक जोड़े के रूप में गूंथे हुए हैं। आपको बाल दिखाई दे रहे हैं, ये इसके लंबे केस हैं जो पीछे गूंथे हुए हैं। इस मूर्ति की, कांस्य की ये मूर्ति बनाई हुई है उस समय की, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा लिखा है कि उसकी बाईं ओर भुजा चूड़ियों में ढकी हुई है। ये जो बाईं भुजा है तो चूड़िया से ढकी हुई पूरी भुजा दिखाई दे रही है आपको, चूड़ियाँ खूब पहनी हुई है उसकी। और अपनी दाईं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में एक कड़ा पहना हुआ है। और इस भाग में देखो, ये जो दाईं भुजा है इसके इस तरफ देखो, ये तो कड़ा पहना हुआ है, हाथ में कड़ा, और यहाँ पर बाजूबंद पहना हुआ है। तो उस समय की कला का एक प्रसिद्ध नमूना है, ये भी आप ध्यान दे सकते हो, समझ सकते हो। फिर लिखा है कि कौड़ियों से बना एक हार गले की शोभा बढ़ा रहा है। गले में एक हार दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कौड़ियाँ होती हैं, आपने इस प्रकार की शंख की छोटी छोटी आकृति वाली देखा होगा, इस प्रकार की कौड़ियाँ जिनको खेला भी करते हैं, आप खेलने में इसका प्रयोग करते हैं। इनसे गले में हार बनाया हुआ है, ठीक है। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ है, दाहिना हाथ कमर पर टिका हुआ है, और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटने से कुछ ऊपर बाईं जांघ पर टिका हुआ है। तो इसका जो बायां हाथ है वो पैर पर है, जैसे नृत्य की होती है कला, वो इसमें दिखाया गया है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी हैं, आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। आंखें कैसी है, बड़ी है, नाक चपटी है। इसके अलावा लिखा है कि यह आकृति भावाभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और हमें बहुत ही कुछ कह रही है। उस समय की ये मूर्ति हम देखते हैं तो इसमें कुछ भाव व्यक्त हो रहे हैं, और काफ़ी कुछ इसकी शारीरिक बनावट से ढंग से बनाई हुई हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि उस समय उन्होंने ये मूर्ति कितनी सुंदर कांस्य धातु की बनी हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आगे जो मूर्ति हैं वो आप ध्यान देंगे, वर्षभ की प्रतिमा। किसकी? वर्षभ, जिसको बैल कहते हो आप, उसकी प्रतिमा देखो, मोहनजोदड़ो में पाई गई। देखो कांची की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में है, ये नर्तकी की, और ये भी जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में पाई गई ये कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये भी किसकी प्रतिमा है? कांस्य की प्रतिमा है, क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वर्षभ को आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक बहुत बढ़िया भारी शरीर के रूप में एक बैल को बनाया हुआ है, जो बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्षभ गुस्से में अपना एक सिर दाईं ओर घुमाए हुए हैं और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। ये वर्षभ हैं वो अपने सिर को घुमाए हुए हैं दाहिनी ओर, गले में एक रस्सा भी बंधा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार की वहाँ पर मूर्तियाँ, कलात्मक चीज़ें हमको मिली हैं मोहनजोदड़ो में या सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय, पुराने समय में जो लोग थे वो भी कला में रुचि रखते थे। तो आज के इस युग में तो हमको रखना चाहिए, और लेकिन कला धीरे धीरे कला में रुचि लोगों की कम बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है मतलब, तो कला का ह्रास हो रहा है। लेकिन जब तक आप जुड़े हो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, कला में आपका स्वागत है, क्योंकि आप तभी कला से जुड़े हुए हो, कला आनी चाहिए। वैसे प्रत्येक इंसान में कला तो होती है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है।
दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।